हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू KNS क्लासेस। और आज हम जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो ये 25 क्वेश्चंस हैं वो हमें डायरेक्ट मतलब ऐसे नहीं टिक लगा के कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेंगे हमें कि जैसे क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर है वो हम आपको डीपली बता देंगे, मतलब कंसेप्ट समझा देंगे वहाँ पे, ठीक है। ऐसे नहीं डायरेक्ट हमने टिक मार दिया, हाँ चलो भाई ठीक है ये अपना काम हो गया, वैसे नहीं। यहाँ पर अपना एक ही कंसेप्ट रहेगा कि पहला क्वेश्चन है उसका पहले आंसर बता देंगे, भाई ये आंसर है, ठीक है। पहले आप थोड़ा सोच लीजिएगा अगर आपको आता है तो, और फिर हमें उसका थोड़ा उसके बारे में बता देंगे कि हाँ भाई ये ऐसा क्यों है, ठीक है। देखो साइंस में उसका आंसर तो होता ही है कि भाई ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो वो भी हम आपको साथ में बता देंगे। तो ये 25 क्वेश्चन है, इनसे भी मैं जो बताऊंगा उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है वो निकल जाएंगे। तो ऑलमोस्टली 50 से 60 क्वेश्चंस अपने इजीली बन जाएंगे, ठीक है। मेन अपने क्वेश्चंस है वो 25 रहेंगे, उन 25 से भी एक एक दो सवाल है हम आपको यहाँ पे भी बता देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर्स और क्वेश्चंस वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके नोट्स दिए हुए हैं, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमें अभी लिखते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो अपने 3 क्वेश्चंस ये रहे, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो आज फिजिक्स के क्वेश्चंस आएंगे सभी है वो, ठीक है, भौतिक विज्ञान के। तो देखो क्या है कि एम्पियर मापने की इकाई है, ठीक है। एम्पियर मापने की इकाई है। तो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, विभवांतर, विद्युत धारा, प्रतिरोध और पावर, ठीक है, 4 दिए गए हैं। इनमें से पूछा है कि एम्पियर मापने की इकाई कौन सी है, ठीक है। एम्पियर मापने की इकाई कौन सी है, तो इन चारों में से कोई एक है आपका आंसर होगा। तो देखो विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो एम्पियर होती है, ठीक है। विद्युत धारा की इकाई होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। और विभवांतर की होती है वोल्ट, प्रतिरोध की होती है ओम और पावर की होती है वाट, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। तो इनमें से विद्युत धारा का होता है एम्पियर, विभवांतर का होता है वोल्ट और प्रतिरोध का होता है ये ओम और पावर का होता है वाट, ठीक है। तो यह बात ध्यान में रखना। देखो करंट का जो सूत्र होता है वो होता है Q/T होता है, ठीक है। Q का मतलब होता है आवेश, ठीक है। क्या होता है, आवेश। आवेश जैसे 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उन पे प्लस और माइनस का चार्ज होता है तो उन्हें आवेश बोला जाता है। और टी का मतलब होता है समय, ठीक है। तो आवेश का मतलब बहने की जो क्षमता है आवेश होगा और बट्टा में टी, ठीक है। तो ये दर हो गई। तो क्या हो जाएगा कि आवेश की प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा। तो यहाँ से क्यू का आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम, और इसका होता है सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड की जो एसआई मात्रक है वो क्या होती है इसकी जो एसआई मात्रक होती है वो होती है एम्पियर, ठीक है। क्या होती है, एम्पियर होती है, यह बात ध्यान में रखोगे, एम्पियर होती है। अब बात करें तो इसकी जो एसआई मात्रक वगैरह सीजीएस ये सभी है वो हमने एक वीडियो के अंदर बना रखे हैं, तो वहां से आप जाकर जरूर देख लें, जिसके अंदर हमने मात्रकों का रूपांतरण वगैरह ये सभी कुछ सिखाए हैं वहां पे, ठीक है। तो वो आप पहले जरूर देखें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी आपको मिलान करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखे हैं आपको 7। पहला है जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी और वेबर और टेस्ला, यानी यहाँ पर आपको मात्रक दिए गए हैं और यहाँ पे ये भौतिक राशियां हैं। चुंबकीय फ्लक्स, विभवांतर, कार्य, उष्मा, विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, पावर यानी शक्ति। तो ये आपको दे रखे हैं, इसमें आपको मिलान करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं जूल। तो जूल है वो मात्रक होता है अपने कार्य का, ठीक है। किसका होता है, कार्य का, यानी ए का हो गया 3rd। फिर बात करें एम्पियर, अभी आपने देख लिया एम्पियर किसका होता है भाई, विद्युत धारा का होता है। फिर बात करें वाट, तो वाट किसका होता है, शक्ति का होता है, ठीक है, यानी पावर का होता है, ये लो। वोल्ट, वोल्ट होता है विभवांतर का, भी बता दिया। कैलोरी, कैलोरी होता है उष्मा का, ठीक है। वेबर, वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का। और बचा टेस्ला, टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है। तो ये सब तो आपको समझ में आई गए। बात रही 2 की, वेबर और टेस्ला की। तो ये देखो मैं आपको आगे बताएंगे कि क्या होते हैं। वेबर देखो फाई होता है, इसको फाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। वेबर को फाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स को। टेस्ला है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो टेस्ला एक बड़े ही चमत्कारी साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने इसकी खोज की थी चुंबकीय क्षेत्र की।
अभी हमने आपको बताया आवेश होते हैं, तो आवेश क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अगर ये आपके क्या हो, मोशन के अंदर हो, ठीक है, किसके अंदर हो, मोशन के अंदर। देखो जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार की क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ठीक है, एक होता है चुंबकीय और एक होता है विद्युत। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दो प्रकार के क्षेत्र हैं, वो आवेश है वो उत्पन्न करते हैं, जिसमें से पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव जो भी है वो अगर आपके रुके हुए हैं, ठीक है, यानी चल नहीं रहे हैं, कोई मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, उनका तो कोई चाल नहीं है, तो उस समय में आपके जो यहाँ पे क्षेत्र उत्पन्न होगा वो विद्युत क्षेत्र होगा। जबकि अगर ये चल रहे हो, ये अगर मोशन के अंदर हो, तब यहाँ पे क्या होता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यह आप बात ध्यान में रखोगे। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका जो ऐसा मात्रक है वो आपके टेस्ला ने निकाला था, तो उसी के आधार पर इसकी ऐसा यूनिट भी क्या रख दी, टेस्ला रख दी, ठीक है। थर्ड आपका है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, ठीक है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो देखो सबसे पहले ये माना जाता था कि जो प्रकाश है वो एक कणों का मतलब संगठित है, कि भाई वो प्रकाश की किरण आ रही है तो उसके अंदर क्या हो रहे हैं, कण है, ठीक है, जो कण है वो फ्लो हो रहे हैं। तो पहले ये माना जाता था और उसी के आधार पर ये भी सही भी था। वैसे कण के प्रकाश होता है वो आपकी कण की प्रकृति भी रखता है, तो उसी से ही अपने जो अपवर्तन परावर्तन है वो उससे समझ में आ जाते हैं। फिर बात करते हैं, तो देखो एक तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई कि कण के समान होते हैं, अभी हमने आपको बता दिया। फिर अगर बात करें तरंग की, तो तरंग के भी कई फिनोमिना है जो लाइट का अगर हम तरंग मानते हैं, वेव मानते हैं, तभी क्या होते हैं, कई फिनोमिना सॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना इसके अंदर आते हैं, जैसे इंटरफेरेंस है, ठीक है, और पोलराइजेशन वगैरह है। तो ये सभी क्या होते हैं, तरंग की प्रकृति से ही सॉल्व हो पाते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो तरंग एवं कण दोनों के ही समान इनकी प्रकृति होती है, ठीक है, प्रकाश की। तो ये है एक कंसेप्ट है, इंग्लिश में बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, यानी क्या है, दोनों ही प्रकार की प्रकृति रखती है, तरंग एवं कण की, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गए, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आप क्वेश्चन पहले ही हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट 4 to 9 क्वेश्चंस ये रहे। तो सबसे पहला और फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, प्रकाश की गति है। तो प्रकाश की गति देखो, ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, इसकी प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी प्रकाश की गति होती है, स्पीड होती है, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 5 है, वो है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो सूर्य से प्रकाश तक सूर्य से, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो देखो सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुंचता है तो उसको समय लगता है 8 मिनट और 19 सेकंड लगता है, ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग है, ये अप्रोक्सीमेशन है। फिर अगर बात करें तो रेगिस्तान में मृग तृष्णा का दिखाई देना किस परिघटना का परिणाम है। देखा होगा रेगिस्तान के अंदर मिराज बनते हैं, आपने नाम सुना होगा मिराज, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मृग तृष्णा बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो रेगिस्तान में होता है और उसे मतलब प्यास लगती है, तो वह पानी के हौज के लिए इधर उधर भागता है और उसे कई जगहों पर पानी दिखाई देता है, तो वो वहाँ पे जाके दौड़ता है, वहाँ पे पानी एक्चुअली नहीं होता है, ठीक है। तो किस परिघटना पर परिणाम है वो आपसे पूछा है, तो वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अपवर्तन और परिकिरण और व्यक्तिकरण तीनों ही नहीं होते। व्यक्तिकरण का मतलब होता है कि मतलब अलग अलग व्यक्तियों के लिए ये सोच होती है, ठीक है, तो वो होता है व्यक्तिकरण। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है वो किस प्रकार से बनता है, वो अपने चैनल पे अब एक वीडियो बनाया हुआ है, इससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का भी और मृग तृष्णा का दिखाई देना, ये पूरा आपने बताया हुआ है, ठीक है। तो वो आप जरूर देख लेना अगर आपकी इच्छा हो तो। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, हड्डियों की प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किन किरणों का उपयोग लिया जाता है। तो 4 है, एक है प्रकाश, एक्सरे, इंफ्रा और यूवी, ठीक है। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो होता है एक्सरे, ठीक है। प्रकाश नहीं होता है, इंफ्रा भी नहीं होता और यूवी भी नहीं होता, ठीक है। फिर अगर बात करें तो कार में पीछे यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे उपयोग में लिए जाते हैं। यानी जो कार के हेडलाइट्स जो ये मिरर लगाए होते हैं गाड़ी के, ठीक है, तो उनमें पूछा है कि किस प्रकार के दर्पण है वो काम में लिए जाते हैं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है अवतल दर्पण। बेलनाकार दर्पण तो आपने देखा ही नहीं है कभी, होता है क्या बेलनाकार होता है वो दर्पण? नहीं होता। और उत्तल दर्पण भी नहीं होता है, अभी बताते हैं क्यों। और समतल दर्पण भी नहीं होता। अब देखो बात करें तो अवतल दर्पण ही क्यों यूज में लिया जाता है। अवतल दर्पण देखो इस प्रकार से दिखाई देता है, ये होता है ये, और अंदर की तरफ सिल्वरिंग की हुई होती है, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है वो सामने की तरफ होता है, ठीक है। यानी जो परावर्तित पृष्ठ है वो आपका ऐसे होता है। तो इस दर्पण का काम क्या होता है कि ये जितने भी प्रतिबिंब बनाता है वो सीधी बनाता है, ठीक है। प्रतिबिंब कैसे बनाता है? सीधी बनाता है, और छोटी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। उसका साइज होता है वो एकदम छोटा बनाता है। तो इस वजह से जो पीछे का जो पूरा बैकग्राउंड है वो छोटे भाग में और सीधे भाग में अपने को वहां पे दिखाई देता है, ठीक है। तो इस वजह से अपन ये अवतल दर्पण काम में लेते हैं। बेलनाकार तो होता ही नहीं है। और उत्तल दर्पण क्यों नहीं लेते? क्योंकि उत्तल दर्पण जितनी भी इमेज बनाता है वो कैसी बनाता है? उल्टी बनाता है। परंतु एक केस में वो सीधी इमेज बनाता है, परंतु वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। इस वजह से अपन उत्तल दर्पण नहीं लेते। और समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण जैसी की जैसी, मतलब जितनी साइज ऑब्जेक्ट की है यानी वस्तु की है उतनी क्या होती है? प्रतिबिंब की होती है। तो इस वजह से अपन समतल दर्पण भी काम में नहीं लेते। तो ये इसका छोटा सा कंसेप्ट है, याद रखिएगा। फिर बात करें तो जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच वस्तु रख दी जाती है तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है? तो प्रतिबिंब की संख्या देखो पहले दे रखी है 2, 3, 4 और अनंत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अनंत होगा। क्यों भाई? अब देखो इसका ये होता है, आपने नाई की दुकान में देखा होगा कि आगे की तरफ शीशा होता है और पीछे भी शीशा होता है। अपन देखो सामने देखते हैं ना, तब क्या होता है उसके पीछे वाले जो मिरर है ना उसके अंदर अनंत आपको प्रतिबिंब नजर आएंगे, ठीक है। तो देखो यह क्या होता है कि अपन मान लो कि यहाँ पर कोई भी एक अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो देखो इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, ठीक है, और फिर इसकी इमेज यहाँ पर भी बनेगी। तो इस शीशे के अंदर जो यहाँ पर इमेज बनेगी वो यहाँ पर बनेगी। तो इस प्रकार से करते 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 क्या होती है? अनंत इसके अंदर प्रतिबिंब बन जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने टोटल 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। हमने इसका आपको बता भी दिया, थोड़ा बहुत है वो आप खुद से दिमाग लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, अन्यथा आप डाउनलोड कर लीजिए जहां पर अपने क्वेश्चन और आंसर पूरे दे रखे हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 to 15। तो यहाँ पर देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनमें से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, अनगणित परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला है आकाश का नीला दिखाई पड़ना है क्योंकि नीला प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ए व बी दोनों यानी में से कोई नहीं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रकीर्णन होता क्या है, ठीक है। तो प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का बिखरना, ठीक है, प्रकाश का बिखरना, ठीक है। तो देखो अपने को पता है कि जब एक अपनी कोई भी लाइट आती है तो यह लाइट क्या होती है? 7 रंगों की बनी हुई होती है, ठीक है। कितने रंगों की होती है भाई? 7 रंगों की होती है, ठीक है। जिसका जो ऑर्डर होता है वो होता है VIBGYOR, यानी वॉयलेट यानी बैंगनी, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब क्या हो गया? रेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि नीला प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करता है, ठीक है। तो देखो प्रकीर्णन होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/डेल के। डेल का मतलब होता है भाई कितना झुका है लाइट। देखो सबसे अधिक कौन झुकी है भाई? वी झुकी है, ठीक है। सबसे अधिक कौन झुकी है? वी, यानी वी का यानी बैंगनी का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। फिर बात करें इंडिगो का, तो यानी कि ये इंडिगो है वो क्या होगी? थोड़ा उससे मतलब कम प्रकीर्णन करेगी, ठीक है। और फिर बात करें ब्लू की, तो ब्लू देखो यहाँ पर प्रकीर्णन कर रहा है, मतलब ब्लू की जो झुकने की जो क्षमता है वो क्या है? थोड़ी कम है, तो इस वजह से प्रकीर्णन यहाँ पे ज्यादा होगा। और फिर अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर लिखा लाल, तो लाल तो देखो होगा यानी प्रकीर्णन बहुत कम करेगा, लाल प्रकीर्णन बहुत कम करता है। तो यहाँ पर इन दो की तो कंपेरिजन हो रही है, तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन कौन कर रहा है भाई? बी, यानी कि ब्लू, यानी कि आपका नीला प्रकाश है। तो नीला प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करेगा या करता है, तो ए अपना करेक्ट आंसर होगा। फिर 11वीं की बात करें तो इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो 4 ऑप्शन है, परिक्षेपण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ए बी सी तीनों। तो देखो इंद्रधनुष जब बनता है तो तीनों काम में आते हैं,
यहाँ पर परिक्षेपण भी काम आता है, अपवर्तन भी और पूर्णांतरिक परावर्तन भी, तीनों इसके अंदर काम में आते हैं। भाई आपको पता है कि एक जो भी बारिश की बूंद होगी तो उससे क्या होते हैं, जो ये अपनी सूर्य की जो किरण होती है वो इसे पास करके 7 रंगों में टूटती है। ठीक है, 7 रंगों में टूटती है। तो 7 रंगों में टूटती है, तब देखो परिक्षेपण, यानी परिक्षेपण क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, यानी लाइट का टूटना, 7 रंगों में टूटना। तो सफेद किरण का 7 रंगों में टूटना क्या होता है, परिक्षेपण कहलाता है। तो यहाँ पे देखो 7 रंगों में टूट रही है, यानी परिक्षेपण का घटना यहाँ पे हो रहा है। फिर बात करें अपवर्तन, तो अपवर्तन क्या होता है भाई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो वो क्या करती है, अपने पाथ को डेविएट कर लेती है, यानी अपने पाथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ से देखो ये लाइट ऐसे आ रही थी, विचलित हो रही है भाई अलग अलग डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, फिर बात करें पूर्ण परावर्तन है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक लाइट होती है, वो क्या होती है, बार बार है वो इससे जो बूंद है उसके अंदर अंदर थोड़ी देर के लिए घूमती है। तो वहाँ पे क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। तो तीनों के तीनों ही क्या होते हैं, इंद्रधनुष को बनाने के लिए परिघटना का परिणाम होते हैं। ठीक है, फिर बात करें जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा। तो देखो जल में वायु का बुलबुला देखो कैसे बनेगा भाई, आप अगर गौर करो तो देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अगर भाई वो बुलबुला है तो वो क्या होगा, ऐसे उभरा हुआ ही तो होगा। ठीक है, ऐसे पिचका हुआ थोड़ी होगा। तो उसके अंदर जब वायु जब बुलबुला होगा तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब अगर हम बात करें तो अवतल और उत्तल लेंस किस प्रकार से दिखते हैं, तो ये तो अपना होता है अवतल दर्पण, सॉरी अवतल लेंस होता है। ठीक है, तो ये अवतल लेंस होता है, और ये होता है ना जो केव के भांति दिखाई देता है, ये होता है उत्तल दर्पण। तो आप ही बता दो भाई, इनमें से जो पानी के अंदर बुलबुला होगा वो किसकी भांति दिखाई देगा, इसकी भांति या इसकी भांति, इसी के भांति होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, अवतल लेंस। ये लो करेक्ट आंसर। फिर अगर बात करें 13वें की, तो दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, याद नाम रखो दो नहीं एक याद रख लो, उर्दू। क्या नाम याद में रखना है, उर्दू। ऊ का मतलब तो है उत्तल लेंस। ठीक है, क्या होता है, उत्तल लेंस। और दू का मतलब होता है, दूर का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा कि दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। ये लो उत्तल लेंस। ठीक है, देखो दर्पण तो आप हटा ही देना, क्योंकि दर्पण तो ऐसे ही काम में नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, और बात करें तो लेंस की, तो अपने पास 2 हो गए, उत्तल लेंस और उत्तल लेंस है। तो दूरदृष्टि के लिए देखो उर्दू, ऊ का मतलब उत्तल और दू का मतलब दूर। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण हो गया। फिर बात करें तो निकट दृष्टि दोष के लिए इसका उल्टा कर दो भाई, इस बार वहाँ पे क्या था, उत्तल लेंस था, यहाँ पे अवतल लेंस होगा। तो ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें 15वें की, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है भाई। याद रखना, न्यूनतम होती है 25 और अधिकतम होती है अनंत है। अनंत तक आप कितना भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी है, और अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है, अनंत। ठीक है, तो ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए हैं। 10 क्वेश्चन और है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 16 to 20 है। 16 क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति याद करो। तो शक्ति क्या होगी, देखो भाई उत्तल लेंस दिया हुआ है, तो देखो जो पावर होती है वो होती है -1/f लेंस के केस में होती है। ठीक है, जब आपको लेंस दिया हो तब आपको शक्ति का सूत्र क्या लगाना है, -1/f। इसी जगह अगर आपका मिरर होता है, दर्पण होता है, तो आप प्लस लगा देना। ठीक है, सीधी सी बात है, आप याद में रखो। तो यहाँ पे देखो जो फोकस दूरी है वो आपको दे रखी है कितनी, 100 सेंटीमीटर। तो इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे, ऐसा ही लेना है ना विमात्रक, तो 1 मीटर हो जाएगा। बात करें तो देखो उत्तल लेंस दिया हुआ है, तो उत्तल लेंस दिया होता है, देखो उत्तल लेंस हो या दर्पण हो, उस दोनों के केस में जो फोकस दूरी होती है वो कितनी आती है, माइनस में आती है। ठीक है, और अवतल की बात करें तो वहाँ पे पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। फिर अगर आप सूत्र लगा दो तो डायरेक्ट -1/f की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया, 1। और इसकी जो ऐसे मात्रक होती है वो होती है डायप्टर। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट डायप्टर। धूप के चश्मे की पावर होती है, ठीक है, तो धूप में जो चश्मा लगाते हैं ना, जिसे सन ग्लासेस बोला जाता है, ठीक है, काले रंग का होता है, तो उसकी पावर पूछिए तो 2 डायप्टर, 4 डायप्टर, 0 डायप्टर या 1 डायप्टर। इसकी होती है 0 डायप्टर। ठीक है, कोई पावर नहीं होती भाई उसकी, वो केवल किस लिए लगाते हैं, सन है ना, उससे आंखों को डैमेज पहुंचाने से रोकने के लिए, बस इतना ही काम होता है। फिर 18वां है, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे के लिए जलता है, और तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से 30 दिनों का विद्युत खर्चा ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, अनगिनत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं भाई। देखो इसका जो यूनिट निकालते हैं, देखो पहले आपको यूनिट निकालनी होती है। ठीक है, क्या निकालनी होती है, यूनिट। तो यूनिट का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा दो, PhD/1000।
डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, कहीं ऐसा ट्रिक नहीं मिलेगा, हम आपको बता दे रहे हैं। PhD बटा 1000 आप लगा दो। फिर देखो P का मतलब यहाँ पे है पावर, यानी जो आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की शक्ति दे रखी है तो वहां पे पावर हो गया। H का मतलब है हावर, यानी कितने घंटे वो चीज जलती है। D का मतलब होता है दिन, यानी कितने दिनों का खर्चा आपको निकालना है तो वहां पे दिन रखो, बट्टे में 1000। तो देखो क्या होगा P, यानी आपको देखो यहाँ पे 100 वाट दे रखे है ना, ये वाट होता है ना, 100 वाट अभी बताया था। 100 वाट का मतलब ये पावर है, तो 100 इंटू कितने घंटे चलते हैं, 10 घंटे, इंटू कितने दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए, बट्टे 1000। तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये, तो कितना हो गया ये 30। तो 30 यूनिट आ गई आपके पास, ठीक है, 30 यूनिट आई है। तो देखो एक यूनिट का कितना लग रहा है, एक यूनिट का कितना भाई खर्चा लग रहा है आपके 5 रुपये। तो 30 यूनिट के कितने हो जाएंगे, 30 गुना 5, तो कितना हो जाएगा ये 150 रुपये, ठीक है। कितना रुपये होगा, 150 रुपये होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 19, 1 किलोवाट में जूल मात्रकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप डायरेक्ट याद रखना चाहो, रटना चाहो तो आप रट सकते हैं, वरना आपको मैं निकालना सिखा दे रहा हूँ कि कैसे निकालेंगे। देखो 1 जूल मात्र क्या है, आपको क्या पूछा है, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर, ठीक है, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा लिख लेना भाई यहाँ पे, ठीक है, ये घंटे का पूछ रहा है, घंटा में जूल मात्रकों की संख्या। तो 1 किलोवाट है ना, इसको पहले आपको किस में मतलब कन्वर्ट करना है, जूल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या होगा, जूल क्या होता है भाई, कार्य होता है, कार्य यानी बल गुणा डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होता है। तो इसका होता है न्यूटन, और इस सेकंड का क्या होता है, सॉरी सेकंड नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका होता है मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आप देखो 1 किलोवाट है, तो 1 किलो का मतलब क्या हो गया, देखो हमने बताया था आपको यहाँ पे किलो हटाना है, तो किलो हटाना है तो क्या होगा, 10 की घात 3 से गुणा हो जाएगा। तो 10 की घात 3 इंटू वाट का वाट पर रहने दो, और हावर को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करो भाई, हावर को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू 60, 60 इंटू 60 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो 0 0 ये कितने हो गए भाई, 10 की घात ये 205 हो गए, और 36 इंटू, ठीक है। देखो किसके अंदर आ गया, जूल सेकंड के अंदर आ गया ना, सॉरी वाट सेकंड के अंदर आ गया, ये आपका वाट सेकंड के अंदर। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10⁻6, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1 0 यहाँ पे पॉइंट लगाया तो वहाँ पे 1 0 बढ़ा दिया। वाट सेकंड, वाट का मतलब पावर है, पावर आपका क्या होता है भाई, किया गया कार्य बटा समय, तो जूल बटा सेकंड होता है। तो जूल बटा सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो कहाँ पे है भाई ये रहा बी, ठीक है ना। तो वैसे निकालेंगे। तो देखो एक बार फिर से बताते हैं, 1 किलोवाट आवर है, इसको जूल में कन्वर्ट करना है, के का मतलब किलो, किलो हटाना है तो 10 की घात 3 से गुणा होगा, वाट का वाट पड़ा है, घंटे को आप सेकंड में कन्वर्ट करो तो 60 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 10 की घात 3 0 ये रहे, और 2 0 ये रहे, तो कितना हो जाएगा, 10 की घात 5 है, और 6 इंटू 6 कितने हो गए, 36, तो वाट सेकंड हो गया। अब यहाँ पे देखो ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6, भाई यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो वहाँ 0 बढ़ा दो, और वाट का मतलब होता है देखो किया गया कार्य बटा समय होता है, पावर क्या होती है, किया गया कार्य बटा समय। तो किया गया कार्य किस में लेंगे, जूल में, बटा समय, तो सेकंड इंटू सेकंड पहले से पड़ा है, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो यहाँ पे जूल बच गया। तो आपका यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 20 की, तो वो है फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज का क्या सिद्धांत है, विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का उष्मीय प्रभाव और विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत का उष्मीय प्रभाव, ठीक है। फ्यूज के अंदर क्या होता है भाई, एक पतला सा तार लगाया होता है जिसकी हीटिंग मतलब ज़्यादा हीट या फिर कम हीट पे क्या होता है, ये इसका गलनांक होता है वो बहुत कम होता है, थोड़ी सी हीट होने पर ये यहाँ से कट जाता है, ठीक है। तो फ्यूज के अंदर ये सिद्धांत होता है। तो यहाँ पे क्या होगी, उष्मा ही तो हो रही है, उष्मा के कारण ही तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे टूट रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव आपका करेक्ट आंसर होगा। तो पहले आप इतने नोट कर लीजिए, फिर 5 क्वेश्चन और है वो और कर लेते हैं, तो कर लीजिए। तो लास्ट 5 क्वेश्चन हैं 21 से 25। तो सबसे पहले देखते हैं 21 को। तो यदि तार के सिरों के मध्य 20 वोल्ट का विभवांतर दिया जाए तो वह 4 एम्पीयर धारा बनाता है, तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। तो देखो ओम का नियम लगेगा यहाँ पे। ओम का नियम क्या कहता है कि जो विभवांतर है वो समानुपाती होता है आई के, यानी कि विद्युत धारा के। तो जैसे जैसे आप विभवांतर बढ़ोगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगी, तो ये ओम ने कहा था।
अब यहाँ पर जब ये आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो आपको बराबर लगाना होता है और यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता है आर। यहाँ पे आर क्या होता है, आपका प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो यहाँ से आर क्या आ जाएगा भाई, वी बटे आई, यानी विभवांतर कितना दिया है आपको 20 और धारा कितनी बन रही है 4 की, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 ओम, ठीक है। तो कौन लगे 5 ओम। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा ग्राफ प्रत्यावर्ती धारा को नहीं दर्शाता है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दो प्रकार की धाराएं होती है। तो ये जो प्रत्यावर्ती धारा है ये क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है कि वह धारा जो समय के साथ अपनी दिशा को चेंज करे, समय के साथ अपनी दिशा को चेंज करे, ठीक है। और दिष्ट धारा का मतलब होता है जो क्या करे, अपनी दिशा को चेंज न करे, एक ही दिशा के अंदर बहती है, ठीक है। तो यहाँ पे है, तो इनमें से आपको बताना है 4 ग्राफ में से कि कौन सा प्रत्यावर्ती धारा नहीं है। तो देखो यहाँ पे देखो ऊपर है पॉजिटिव साइकिल, नीचे है नेगेटिव, यानी डायरेक्शन चेंज हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जाएगी। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों के तीनों ये वो देखो ये जो ड्रॉप्स है वो क्या है, एक ही दिशा के अंदर है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है। तो ये क्या है, दिष्ट धारा को दर्शा रही है और प्रत्यावर्ती धारा को नहीं दर्शा रही है। तो सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डी भी देखो प्लस माइनस डायरेक्शन के अंदर चल रहा है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। फिर बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा पर, या फिर बी व सी दोनों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी व सी, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण बहुत वही इजी कंसेप्ट भी है और टाइम भी लगता है। तो हिंदी मीडियम ने जो अपने यहाँ पे ये लेक्चर नहीं बनाया था, आप जाओ और अपने चैनल पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण को इंग्लिश में समझाया हुआ है, ठीक है। वहाँ बोल तो हिंदी रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे क्या क्या रहे हैं, ठीक है। ये अभी हम ये समझाने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है। और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, देखो यांत्रिक ऊर्जा का मतलब कोई यांत्रिक कार्य कर रहे हो, जैसे कि जनरेटर होता है, ठीक है, जनरेटर होता है। वहाँ पे क्या करते हैं, हम ऐसे हत्थे से उसको घुमाते हैं ऐसे, ठीक है। तो वहाँ पे जब हत्थे से घुमाया जाता है तभी तो वहाँ पे देखो उस यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है, समझ में आ गई। तो ये होता है, दोनों ही इसका करेक्ट आंसर होंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा पर, दोनों पर। फिर है गतिज ऊर्जा का सूत्र है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र है ये 1/2 mv², ठीक है। तो 1/2 m(v)2, ये आपका करेक्ट आंसर है। mgh होता है स्थितिज ऊर्जा का, और gm1 m2/r², ये तो ऊर्जा का होता ही नहीं है, ये तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल का, और इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, बी अपना आंसर करेक्ट है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, एक औसत शक्ति में कितने वॉट होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है 746 वाट, ठीक है। ये तीनों ही आंसर गलत हैं आपके भाई, ये होगा 746 वाट, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए भाई। तो भाई अपने 25 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। और इन 25 में से आना ही आना होता है क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं जा सकते। देखो आप यहाँ से धीरे धीरे अपने खुद से भी ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने कंसेप्ट बता दिए ना, ऑलमोस्टली उन्हीं से क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं और उनके थोड़े सराउंडिंग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन तो मैंने कराए दिए, और थोड़े और देखते हैं क्वेश्चन, अगर मुझे मिलते हैं तो भौतिक विज्ञान के मैं एक और वीडियो बना दूंगा, सेकंड पार्ट लेके आ जाएंगे, वहाँ पे उसके कर लेंगे। तो मैं इतना तो गारंटी है कि भाई राजस्थान पुलिस में और पटवार में, तो देखो चलो राजस्थान पुलिस में तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा भाई, भौतिक विज्ञान में राजस्थान पुलिस से इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप ये इतने क्वेश्चंस पहले ये आप ट्राई कीजिए, देखिए, इसके जो 1-2 न्यूमेरिकल आए थे उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और कई बुक के अंदर भी आते हैं कोई क्वेश्चंस है, वो भी आप जरूर से देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट डे देखते हैं, अपना लेक्चर लाते हैं, इसी पे लाते हैं, भौतिक विज्ञान के कुछ और क्वेश्चंस हैं मैं प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना लेक्चर वही रहेगा, आगे क्वेश्चंस और करेंगे। और जिस स्टूडेंट के पास इस लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान, लव यू ऑल गाइस।